पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे। भौगोलिक स्तर पर हमने भारत का विभाजन किया था, जिसमें हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पता उत्तर का विशाल मैदान, तटीय मैदान के बारे में भारत को 4 भागों में डिवाइड किया था भौगोलिक स्तर पर। इसके बाद हम पढ़ रहे थे ट्रांस हिमालय। उसके बाद हमने उत्तर का विशाल मैदान में ट्रांस हिमालय, देन महान हिमालय, मध्य हिमालय और फोर्थ है आपका शिवालिक श्रेणी। हम इतना पढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने आपको ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय के बारे में मैंने आपको बता दिया था। सॉरी, मध्य हिमालय के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा है। आज हम मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी कवर करेंगे। तो हमारे ट्रांस हिमालय और महान हिमालय 2 कवर हो चुके हैं। मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी महान हिमालय में, लास्ट में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं क्या हमारा टॉपिक है आज का, थर्ड मध्य हिमालय। ठीक है, सबसे पहले तो नाम का अर्थ समझ लेते हैं कि क्या है इसमें। देखिए मध्य हिमालय क्यों कह रहे हैं, देखिए जैसे कि हम इसको बोल रहे थे, 1 मिनट में थोड़ा डार्क कर दूंगी। अब देखिए क्या हो रहा था कि जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारे ये वाला पार्ट जो था ट्रांस हिमालय, वो उसको पार हिमालय कह देते क्योंकि तैतीस सागर से पहले भी उसका निर्माण हो चुका था। ठीक है, इसलिए उसको पार हिमालय कह देते। और ये हिमालय की ये 3 श्रृंखलाओं के अलावा ये थोड़ा सा अलग था, उत्तरी थोड़ा ध्रुवीय प्रदेश में ज़्यादा चला गया था, इसलिए इसको पार हिमालय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था महान हिमालय। महान हिमालय की उत्तरी शाखा थी और ये हिमाच्छादित रहती थी, इसलिए इसको कहते थे हिमाद्री या आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, तो मुझे नहीं लगता वो आपको जाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा जैसे व्रत का जो बाहरी पार्ट होगा वो आंतरिक हो जाएगा कि नहीं होगा जाएगा ऐसे करके, तो ये सब था। तो ये मेरे हिसाब से आपको जाना जरूरी नहीं है, तो इसको आप इतना जान लीजिए कि इसको आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए मैं आपको महान हिमालय जब पढ़ा रही थी तो मैं आपको एक चीज बताना भूल गई। जब महान हिमालय नंगा पर्वत से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जब प्रवेश कर रहा था, तो यहाँ वो तो सिंधु नदी जब मैंने आपको बताया सिंधु नदी चियामायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत के, और वो यहाँ एक गाज का निर्माण करती है। ठीक है, अब मैं भी लास्ट में आपको बताऊंगी कि गाज किस तरीके से बनता है और एक्चुअली में ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आज का टॉपिक मध्य हिमालय। देखिए मध्य हिमालय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप कि ये 2 महान हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य में स्थित है, इसलिए इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। और ये भी हिमाच्छादित रहता है, लेकिन महान हिमालय और मध्य हिमालय में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि महान हिमालय ध्रुवीय प्रदेश में ज़्यादा स्थित होने के कारण उसकी बर्फ थोड़ी कम पिघलती है, और जो मध्य हिमालय है इसकी बर्फ पिघल जाती है, जिससे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और उनका निर्माण होता है। इसलिए ये बहुत ही सुंदर प्रदेश के रूप में इसका निर्माण हुआ है। तो बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें स्थित है। बेसिकली आप ये जान लीजिए सबसे पहले तो कि जो मध्य हिमालय है उसमें बर्फ जब गर्मियों के दिन आते हैं तो उसकी बर्फ पिघलती है, और जब बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, जब बर्फ पिघलेगी तो वो पानी के रूप में बन के बहेगी, तो उससे क्या होता है बहुत सुंदर सुंदर जगहों का निर्माण होता है। तो आप समझ लीजिए कि जो सुंदर सुंदर जगह हैं जैसे शिमला है, मनाली है, डलहौजी है, ये सब कहाँ है आपके मध्य हिमालय में स्थित हैंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी मध्य हिमालय की जो पश्चिमी श्रेणी है उसको हम कहते हैं यहाँ पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, ये कहाँ स्थित है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए यहाँ स्थित है जम्मू। ठीक है, कश्मीर की बात नहीं अभी हम कर रहे हैं, सिर्फ जम्मू की बात कर रहे हैं। तो ये चीज ये पॉइंट आपको दिख रहा है कि यहाँ आपका जम्मू स्थित है। ठीक है, और ये आपकी पीर पंजाल श्रेणी है। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है, मध्य हिमालय में। ये क्वेश्चन कई बार पूछेगा, आई थिंक 2016 या 15 के बीसीएस प्री में पूछा गया है कि पीर पंजाल श्रेणी हिमालय के कौन से भाग में स्थित है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पीर पंजाल श्रेणी जो है वो आपके मध्य हिमालय के पार्ट है और मध्य हिमालय के पार्ट में ही स्थित है। ठीक है,
अब देखिए फिर यहाँ आपका स्थित है जम्मू, जम्मू जम्मू स्थित है और इसकी राजधानी जो है श्रीनगर, वो यहाँ कहीं स्थित है। ठीक है, तो कई ये भी क्वेश्चन आता है कि जम्मू की राजधानी श्रीनगर कहाँ स्थित है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मध्य जो हमारा मध्य हिमालय है वो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ से आता आता से जब दबाव बढ़ रहा है तो ये दबाव पड़ते पड़ते यहाँ थोड़ा सा सकरा सा हो गया है पूरब की ओर में। ठीक है, तो उससे क्या हुआ है कि ये श्रेणियों के रूप में स्थित है, लगातार ना होकर श्रेणियों के रूप में स्थित होने के कारण इसका जो स्वतंत्र रूप से विस्तार है वो बेसिकली नेपाल तक ही है। ठीक है, ये आपका नेपाल है यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका स्वतंत्र रूप से आपकी ये मध्य हिमालय पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें श्रेणियां स्थित है, देख लीजिए इसमें ये देखिए ये जैसे ये है आपका क्या है, ये हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी श्रेणी स्थित है, जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी है, उसके बाद हम आते हैं इधर देन हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो वहाँ धौलाधर श्रेणी स्थित है। क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित होने के कारण इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं हिमाचल। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, धौलाधर श्रेणी को ही हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में आपका पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आपकी धौलाधर श्रेणी स्थित है, उसके बाद हम उत्तराखंड में आते हैं जहां आपकी मसूरी श्रेणी स्थित है। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद आते हैं नेपाल के पार्ट में। तो यहाँ से जो देख रहे हैं आप, ये नेपाल शुरू हो जाता है यहाँ से इतना पार्ट। तो नेपाल में आपकी काठमांडू घाटी और महाभारत श्रेणी भी स्थित है। ठीक है, उसके बारे में जानना इतना जरूरी नहीं है क्योंकि उससे क्वेश्चन मैंने देखे हैं नहीं बनते हैं इतने, तो आपके लिए इतना ही जानना काफी है कि जो पश्चिमी श्रेणी है मध्य भारत की वो कौन सी है, आपकी पीर पंजाल श्रेणी है। तो हिमाचल, उसके बाद में आप नीचे आते हैं। आप मैप के अकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश यहाँ कहीं पाया जाता है, तो ये आपकी धौलाधर श्रेणी जिसको हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद देन आपका हिमाचल प्रदेश जब नीचे आते हैं तो उसको वहाँ उत्तराखंड स्थित है, तो वहाँ आपकी हिमाचल श्रेणी स्थित है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए क्या होता है, ये जो आपकी जम्मू कश्मीर है या पीर पंजाल श्रेणी, चूंकि मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में ना बहुत सारी घाटियां स्थित है, चौड़ी चौड़ी घाटियां स्थित है। तो उसमें है क्या है, यहाँ पे एक दर्रा पाया जाता है जिसे हम कहते हैं बनिहाल दर्रा। जब मैं आपको दर्रे पढ़ाऊंगी तो मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगी, लेकिन अभी आप इतना ही जान लीजिए कि यहाँ कौन सा दर्रा स्थित है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में एक दर्रा स्थित है जिसे हम कहते हैं बनिहाल दर्रा, और इसी दर्रे में आपकी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये घाटियों में ही जवाहर सुरंग भी पाई जाती है, इसी सुरंग में एक नेशनल हाईवे NH-1A स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जवाहर सुरंग और बनिहाल दर्रा और नेशनल हाईवे, ये तीनों ही चीज कई बार पूछी भी गई हैं। आई थिंक अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था, मुझे याद नहीं आई थिंक कौन सा एग्जाम था, उसमें ये पूछा गया था कि जो NH-1 नेशनल हाईवे 1A जो है वो कौन सी दर्रे में स्थित है और वो कौन सी स्टेट में पाया जाता है, कहाँ है। ठीक है, तो अगर आप मैप से पढ़ रहे हैं, आप मैप से अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये पढ़ना बहुत आसान और याद रखना भी आसान होगा। ठीक है, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप मैप से अपनी स्टडी ज्योग्राफी को मैप से अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं इसी घाटी में, कि इसको हम बोलते हैं बेसिकली कश्मीर घाटी। तो इसमें आपकी वुलर झील जो मीठे पानी की झील है जो कि कश्मीर में स्थित है, वो इसी घाटी में स्थित है, और डल झील भी इसी में स्थित है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बनिहाल दर्रा, जवाहर सुरंग, NH-1 हाईवे, डल झील, वुलर झील कहाँ स्थित है, आपकी पीर पंजाल श्रेणी के उधर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं धौलाधर श्रेणी में, जिसमें हिमाचल प्रदेश जो कि जिसको हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं और जो बेसिकली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसमें ही जो बोलते हैं घूमने स्वास्थ्यवर्धक स्थान जो है और कई लोग घूमने भी जाते हैं, तो टूरिस्ट प्लेस भी कहते हैं, तो शिमला, मनाली, डलहौजी ये कहाँ स्थित है, आपकी धौलाधर श्रेणी में हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये डलहौजी का क्वेश्चन तो आया भी है कि डलहौजी कौन सी श्रेणी में स्थित है, या पूछ लेते हैं कौन सी। एक्चुअली ये क्वेश्चन तो मैंने खुद ने पढ़ा है कि डलहौजी कौन सी श्रेणी में स्थित है, और स्टेट का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिए क्योंकि हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको यही पता रहेगा
हिमाचल प्रदेश में तो स्थित है, तो आपके लिए याद रखना आसान होगा कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑब्वियसली धौला श्रेणी को ही हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मसूरी। मसूरी श्रेणी में क्या 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 है? ये मसूरी श्रेणी जो है ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में आपकी मसूरी श्रेणी स्थित है। इसमें यहाँ पर ही आपकी स्वास्थ्यवर्धक स्थान है मसूरी, विंडसन, नैनीताल, रानीखेत, ये सब जो प्लेस है वो आपकी मसूरी श्रेणी में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और जानने योग्य है, क्योंकि क्या होता है कि जो मध्य हिमालय जो है उसकी वो हिमाचलित होने के कारण गर्मियों में क्या होता है उसकी बर्फ पिघलती है, तो बर्फ पिघलेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि वातावरण जो है वो अच्छा हो जाएगा। मतलब जैसे हमारे बारिश होती है, बारिश के मौसम में तो आप देखते हैं कि पेड़ पौधे कितने हरे हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ कुछ होता है कि यहाँ पे घास के मैदान उग जाते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी घास, छोटी छोटी घास नहीं, बड़ी बड़ी घास के मैदान उग जाते हैं, जिन्हें जिन्हें कहा जाता है बुग्याल और बयाल और पयाल। ठीक है, देखिए ये जो बुग्याल और पयाल ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि बुग्याल और पीसीएस की प्री में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन, मुझे ईयर याद नहीं है। तो बुग्याल और पयाल बेसिकली क्या होते हैं, पूछा जाता है कि क्या है, तो आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये घास के मैदान है और इन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल और बयाल के नाम से जाना जाता है और जम्मू कश्मीर में इन्हीं घास के मैदानों को सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सोनमर्ग और गुलमर्ग क्या है, तो ये एक्चुअली घास के मैदान है जो कि मध्य भारत की बर्फ पिघलने से इनका निर्माण होता है। ठीक है, और ये स्वास्थ्यवर्धक स्थान भी है। ठीक है, ये तो था आपका मध्य भारत के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। देखिए मेरे हिसाब से इतना ही जानना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अब हम इसके बाद हम आते हैं शिवालिक श्रेणी पे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम आते हैं शिवालिक श्रेणी पे। देखिए शिवालिक श्रेणी में भी पढ़ने लाइक ज़्यादा कुछ मैटर नहीं है, थोड़ी बहुत जो बातें वो मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए ये जो शिवालिक श्रेणी जो आप देख रहे हैं ये पार्ट आपका शिवालिक श्रेणी का ही है। ठीक है, देखिए ये तो हम बोल सकते हैं हिमालय की जो दक्षिणतम श्रेणी है उसे क्या कहते हैं, शिवालिक श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर आते आते थोड़ी सी बोल सकते हैं कम हो गई है दबाव के कारण, तो यहाँ यहाँ ये पूर्व पश्चिम दिशा में ये ज़्यादा बढ़ जाती है कंपैरेटिवली आपकी पूर्व दिशा के। तो क्या होता है इसके ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको पता है अरुणाचल प्रदेश है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ जनजातियां पाई जाती, डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, तो उन्हीं के नाम पे यहाँ पे शिवालिक श्रेणी की 4 पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में ही है ये डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। ठीक है, तो ये क्या होता है शिवालिक श्रेणी जब पूर्व की ओर आती है तो इसको अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों के नाम पर ही शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियों को डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी नाम दिया गया है। ठीक है, ये था इम्पोर्टेंट बात शिवालिक श्रेणी के बारे में। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं बता रही थी आपको कि सिंधु नदी जो है वो गाज का निर्माण करती है महान हिमालय में। तो मैंने आपको बताया था महान हिमालय जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि तिब्बत के चेमा युगलुंग, यहाँ पे आपका तिब्बत है, तो यहाँ के चेमा युगलुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकल रही थी और वो लद्दाख और जॉस्कर श्रेणियों के मध्य से होते हुए लेह जिला के दाएं तट से होते हुए यहाँ से और यहाँ पे गिर रही थी। ठीक है, प्रवेश कर रही थी, तो यहाँ ये जब गिरती है तो ये सिंधु गाज का निर्माण करती है,
एक्चुअली सिंधु तो नदी का ही नाम है, लेकिन यहाँ ये गाज का निर्माण करती है, इसलिए उसको सिंधु गाज नाम दिया गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि गाज क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जब नदियाँ बह रही होती हैं, जब नदियाँ इस तरीके से बह रही होती हैं, तो इनके मार्ग में जब जब कोई अवरोध आ जाता है, तो अवरोध को वो काटते हुए धीरे धीरे काट काट के जब करती है, तो वो अपना रास्ता बना लेती है। ठीक है, ये इस तरीके से। इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वो यहाँ पे दिहांग गाज का निर्माण करती है। ये यहाँ पे करती है, यहाँ पे दिहांग, ये एक्चुअली यहाँ पे करती है, तो मैं यहाँ लिखे दे रही हूँ दिहांग गाज। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत में, तो इसको ये भी एक गाज का निर्माण करती है, क्योंकि इस नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको दिहांग गाज नाम दिया गया है। ठीक है, तो गाज एक्चुअल में क्या होता है कि देखिए, जो हिमालय का निर्माण तो बाद में हुआ है, नदियां तो पहले से भी पूर्व, जैसे गंगा नदी है, सिंधु नदी है, कुछ नदी ऐसी है जो पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियां इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हिमालय के निर्माण होने से पहले, हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले भी ये बह रही थी। ठीक है, इसलिए इनको पूर्ववर्ती नदियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप एक चीज कि गाज का निर्माण किस तरीके से करती हैं कि जब नदियां बह रही होती हैं, मैं आपको बताया कि नदियां बह रही होती हैं, तो ये जब तो नदी तो अपना नदी का रास्ता यही है, तो जो शुरू से लेकर बह रही थी अपनी, तो इसमें क्या होता है, फिर हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, मान लीजिए ये आपका ये पर्वत आ गई, ये नदी बह रही थी, तो बह के तो पानी के बहाव के से वो अपने रास्ते का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो जब रास्ते का निर्माण करेगी, तो ऑब्वियसली हिमालय को काट देगी ये कितना। ठीक है, काटेगी ना, तो यहाँ कुछ आई आकार की कुछ आकृति बन जाती है, तो इसी को बोलते हैं गाज। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। नदियाँ जब अपने बहाव, पानी के बहाव के लिए जब हिमालय या किसी पर्वत को काटती हैं, तो जब वो जिस आकृति का निर्माण करती है, उसे हम कहते हैं गाज। ठीक है, इसलिए सिंधु नदी ने सिंधु गाज का निर्माण किया है, जब वो जम्मू कश्मीर होते हुए, लेह लद्दाख होते हुए और भारत से प्रवेश करती है, तो वो गाज का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं हम सिंधु गाज। और जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो उसे कहते हैं हम दिहांग गाज। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में दिहांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये तो था हमारी शिवालिक श्रेणी के बारे में। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि शिवालिक श्रेणी को इसको भारी माले में कहते हैं। तो इसके अलावा इसको ना अलग अलग जगह पर कुछ अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आप लिख लीजिए वो भी, क्योंकि कई बार पूछ लिए तो आप कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए क्या होता है कि शिवालिक श्रेणी को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहला है इसको, क्या है आपका, जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू पहाड़ियां कहते हैं। सेकंड है इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इसको कुमाऊं पहाड़ियां कहते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, ये जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, थर्ड है इसमें आपका पश्चिम बंगाल में इन्हें दार्जिलिंग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ होता है? पश्चिम, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बाद फोर्थ आता है आपका असम तथा अरुणाचल प्रदेश में है, जैसा कि मैंने आपको बताया दफला, बोर, मिश्मी, मेहर के नाम से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में सॉरी दफला, अबोर, मिश्मी और मेहर। ठीक है, ये कहाँ है? आसाम और अरुणाचल प्रदेश में।
जम्मू कश्मीर में इनको जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं पहाड़ियों के नाम से इनको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। दार्जिलिंग पहाड़ियों के नाम से इनको वेस्ट बंगाल में जाना जाता है। और दफला अबोर मिश्मी मिहिर नाम से इनको अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है, जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में यानी कि पूर्वी शाखा जो है शिवालिक पहाड़ी की, वो बेसिकली दफला अबोर मिश्मी और मिहिर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा भौगोलिक स्तर पर जो विभाजन था हिमालय का। उसमें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हमने आज कंप्लीट कर लिया, जिसमें ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर लगता है आपको कि वीडियो अच्छा बना है तो प्लीज़ इस वीडियो के लिंक को आगे भी शेयर करें।